अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की और ये हिस्सा नज्म का तीसरा चैप्टर है जिसको ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखा। इन्होंने लिखा है आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा। जो नवाब थे आसिफुद्दौला, उन्होंने इमाम बाड़ा की तामीर कराया जो कि लखनऊ में है। तो इस पर इन्होंने इस जो नज़्म लिखा है, आज की इस वीडियो में हम इस नज़्म की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ और ये भी जानेंगे कि नज़्म किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिज नारायण चकबस्त, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त थे वो दिखते कैसे थे। अब हम बात करते हैं कि नज़्म कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नज़्म है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नज़्म जो हम पढ़ते हैं तो ये नज़्म हमारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और नज़्म के जो लग़वी माने होते हैं वो हैं लड़ी में मोती पिरोना। क्या है? लड़ी में मोती पिरोना, ये नज़्म के लग़वी माने होते हैं। और इसके कुछ और भी माने होते हैं, तो इसके कुछ दूसरे माने भी हैं, जैसे कि एक नाम आता है इंतज़ाम। ये किसके नाम माने हैं? ये हमारा नज़्म का ही माने हैं इंतज़ाम। इंतज़ाम हुआ और तरतीब, इंतज़ाम, तरतीब। इसके अलावा एक और नाम आता है आराइश। तो ये नज़्म के माने होते हैं, ये दूसरे माने हैं और लुगत में अगर देखा जाए तो वो लड़ी में मोती पिरोना होता है। तो ये इसके कुछ नाम हुए, लग़वी माने हुए। इसके अलावा अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखनी हो यानी इसकी तारीफ बयान करना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नज़्म शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। यानी जो नज़्म होता है उसका जो मौजू होता है, जो टॉपिक होता है, वो एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। यानी जो टॉपिक होगा उसमें एक ही चीज़ के बारे में बातें बयान की जाएंगी। इसी तरह हम लोगों ने जो गज़ल पढ़ा था, गज़ल में क्या होता है? हर शेर जुदागाना होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है नज़्म और गज़ल में कि उसके हर शेर आप पढ़ेंगे, जो पहला शेर होगा वो दूसरे से अलग होगा। यानी पहले शेर में जो बातें शायर बयान करेगा और उसके बाद जो दूसरा शेर होगा तो उसमें अलग बातें बयान करेगा। और जबकि नज़्म जो होता है, नज़्म में जो होता है शुरू से लेकर आखिर तक किसी एक मौजू पर ही बात की जाती है। तो ये जो नज़्म है आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा। तो पहले हम इस नज़्म को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हवाला और तशरीह करेंगे। तो इस नज़्म में ये कहते हैं कि आसिफुद्दौला जो कि एक नवाब थे, मरहूम यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मर चुके हैं। तो आसिफुद्दौला मरहूम की तामीर कुहन, तामीर कुहन के माने होता है पुरानी इमारत। क्या होता है? पुरानी इमारत। चूंकि जो इमाम बाड़ा है ये पुरानी इमारत है और ये किसने बनवाया है इसको? तो इसको नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया है। जिसकी सनअत का नहीं सफ़हा हस्ती पे जवाब। देख सयाह, सयाह कहते हैं जो घूमने वाले लोग होते हैं यानी कि सैर करने वाले लोग। तो उनको हम क्या बोलते हैं? सैर करने वाले लोगों को हम बोलते हैं सयाह। देख सयाह से रात के सन्नाटे में मुंह से अपने में कामिल ने जब उल्टी हो नकाब। दरो दीवार नजर आते हैं क्या साफ हुआ सबक। सहर करती है, सहर के माने होता है सुबह। तो सहर करती है निगाहों पे ज़याए महताब। यही होता है गुमा खाक से, खाक कहते हैं
मिट्टी को, यही होता है गुमा खाक से मस उसको नहीं। इसके बाद अगला मिसरा है और अगले मिसरे में कहते हैं कि है संभाले हुए दामन में हो ऐ शादाब। तो अब हम इसका हवाला करते हैं। हवाला जिस तरह हिंदी में जो प्रसंग आपने पढ़ा होगा, ठीक उसी तरह उर्दू में हवाला होता है, और ये सिर्फ जो नज्म वाला हिस्सा होता है उसी में आप इसका हवाला लिखेंगे। अगर यहाँ पर नस्र होता तब आप हवाला ना लिखते, बल्कि यहाँ पर क्या लिखते, सियाक व सबाक। याद रखिएगा, सियाक व सबाक। सियाक व सबाक में भी क्या होता है कि ये कहाँ से लिया गया, इसको किसने लिखा और इसमें क्या बातें बयान की गई है उसके बारे में पूछा जाता है। और जो हवाला होता है, हवाला में भी यही होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, इसको लिखने वाले कौन हैं। तो हवाला में आप लिखिए कि ये नज्म हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम है अदबी सिपारे, चूंकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम है अदब पारे और दूसरे का नाम है अदबी सिपारे। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे यूपी बोर्ड का जो उर्दू का है, उसमें आप पाएंगे कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपके इसी बुक से मिलते हैं, अदबी सिपारे। और अदबी सिपारे जो बुक है ये 2 आती हैं, एक हिस्सा होता है नस्र का और दूसरा हिस्सा होता है नज्म का। इसी में सारे चैप्टर्स आपके दिए गए हैं। तो ये हिस्सा नज्म का है अदबी सिपारे में। के सबक जिसका नाम है आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा से लिया गया है या फिर अखज किया गया है। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर जो हैं वो हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, ये इनका पूरा नाम है, और इनका जो तखल्लुस है वो है चकबस्त। और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि ये एक ऐसे शायर हैं, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जो हैं ये एक ऐसे वाहिद शायर हैं जिन्होंने कभी भी अपने तखल्लुस का इस्तेमाल अपने किसी भी शेर में नहीं किया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ये जो चकबस्त है इनका तखल्लुस तो चकबस्त है, लेकिन इन्होंने कभी भी, और आप ऐसे देखेंगे तो जितने भी शोरा कराम होते हैं वो अपने तखल्लुस का इस्तेमाल अपने शेर में ज़रूर करते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने इस तखल्लुस का, यानी जो चकबस्त इनका तखल्लुस है, उसका इस्तेमाल इन्होंने अपने किसी भी शेर में नहीं किया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब आप इसकी तशरीह करिए। तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि आसिफुद्दौला के फ़न तामीर का दुनिया में कोई जवाब नहीं। फ़न तामीर यानी कि जो उन्होंने तामीर करवाया, बनवाया, और ये किसकी बात हो रही है, ये इमामबाड़ा की बात हो रही है। और ये जो आसिफुद्दौला हैं ये नवाब थे, उनका बनवाया हुआ इमामबाड़ा काबिले दीद है, यानी कि तारीफ के लायक है। ऐ सैर करने वाले, तू उसे रात के सन्नाटे में देख, उसके दरो दीवार कितने साफ नजर आते हैं। सुबह की किरणें उस इमारत को मसवर कुन बना देती हैं, देखने वाला हैरत में पड़ जाता है। उसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि इस इमारत का ताल्लुक मिट्टी से नहीं है, यानी ये मिट्टी का बना हुआ नहीं है, ऐसा मालूम होता है। उसको मरतूब हवा अपने दामन में संभाले हुए है। इसके बाद अगला बंद है, और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि यक बयक यानी कि अचानक की बात हो रही है। यक बयक यानी अचानक। दीद हैरा को ये शक होता है, यानी वहम होता है। ढल के सांचे में जमीन पर उतर आया है सहाब। सहाब के माने होता है बादल। बेखुदी कहती है आया ये फिजा में क्यों कर, किसी उस्ताद मुसव्वर का है ये जलवे ख्वाब। एक अजब मंजर दिलगैर नजर आता है, दूर से आलमे तस्वीर नजर आता है। यानी दूर से देखने पर जो इमामबाड़ा है ऐसा लगता है मानो ये कोई तस्वीर है, हकीकत में ये ना बना हो। तो इसका हवाला जो होगा वो पहले की तरह ही होगा, इसलिए मैं हवाला बार बार नहीं लिखा रही हूँ। अगर आपसे एग्जाम में आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा इस नज्म से कहीं से भी पूछा जाएगा तो इसका हवाला आप पहले की तरह ही लिखें, और तशरीह हर बार अलग होगा। तो जो पूछा जाएगा हम उसी के बारे में तशरीह करेंगे। तो इसकी आप तशरीह करिए, और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि जब हैरान नजरें इस इमारत को देखती हैं तो शक होता है कि बादल सांचे में ढलकर जमीन पर उतर आया है। खुदी कहती है कि ये फिजा में क्यों कर आया।
ये तो किसी माहिर फन के ख्वाब की ताबीर है। इस इमारत को देखने से एक अजीब मंजर नजर आता है। दूर से देखने से ये तस्वीर की मानिंद लगती है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि शौकत व शान इमारत की खबर देता है। पर्दे शब के सरकने पे सहर का आगाज, शब कहते हैं रात को और सहर कहते हैं सुबह को, और आगाज के माने होता है इब्तिदा यानी कि शुरुआत। वो सफेदी, ये जो सफेदी लिखा है, ये जो सफेदी होता है वाइट, उसके बारे में है कि ये वो सफेदी सहर नूर की हल्की हल्की। आशियां, आशियां कहते हैं घर को, यानी कि घोंसला जो होता है, चिड़ियों का घोंसला होता है और इंसानों का घर होता है, तो वही घर जो होता है उसको आशियां बोला जाता है। आशियां छोड़ के जब करते हैं ताइर परवाज, ताइर कहते हैं परिंदा को, ताइर के माने होता है परिंदा। तो आशियां छोड़ के जब करते हैं ताइर परवाज, परवाज यानी कि वो उड़ते हैं, अपना उड़ान भरते हैं। ऐसे आलम में वो कमरे से उभरना उसका, जैसे मौजों के तलातुम में, तलातुम के माने होता है तूफान, जैसे मौजों के तलातुम में नुमाया हो जहाज। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि इमारत को देखने से उसकी शान व शौकत का अंदाजा होता है, और जैसे ही पर्दाए शब सरकने लगता है और सहर का आगाज होता है, तब इसका मंजर और भी अजीब हो जाता है। सुबह को जब परिंदे अपने आशियानों को छोड़कर परवाज पर निकलते हैं और सुबह की सफेदी रोनुमा होने लगती है, तो ये इमारत और भी पुरशुकूह हो जाती है। जब ये इमारत कोहरे से उभरती है तो इसका मंजर ऐसा होता है गोया मौजों के तलातुम से कोई जहाज नुमाया हो रहा हो। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि होते हैं गुंबद व मीनार फिजा में जाहिर, बढ़ के होती हैं जियारत से निगाहें मुमताज, जगमगाता है शाआओं में ये ऐवान बुलंद, जिसकी सनअत का है दुनिया में निराला अंदाज। पाराए चौब के एहसास के जरूरत न रही, खाक और खश्त, खाक कहते हैं मिट्टी को और खाक और खश्त, खश्त कहते हैं ईंट को। जो ईंटा होता है, बहुत सारे लोग उसको ईंटा बोलते हैं और उसको ईंट कहा जाता है, और उर्दू में उसको खश्त बोलते हैं। खाक और खश्त ने मिलकर ये दिखाया एजाज। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि जब इसके गुंबद व मीनार फिजा में जाहिर होते हैं तो जी चाहता है कि इनको निहारता रहे, यानी इसको देखता रहे। जब सूरज की किरणें इस बुलंद इमारत पर ठहरती हैं तो ये जगमगाने लगती है। इस इमारत की ताबीर के अंदाज दुनिया से निराला है। इस इमारत के फन की तामीर का एक खास वस्फ ये है कि ये सिर्फ मिट्टी और ईंटों से तामीर की गई है, यानी ये जो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के नाम से मशहूर है लखनऊ में, तो इसको मिट्टी और ईंटों से ही बनाया गया है और इसमें कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि इसके तामीर को आए नहीं मेमार फिरंग, मेमार फिरंग कहते हैं, फिरंग के माने होता है अंग्रेज, यानी ये जो बना हुआ है इमामबाड़ा, तो इसकी तामीर के लिए कोई बाहर से अंग्रेज नहीं आए, बल्कि यही हिंदुस्तानी लोग जो थे उन्होंने ही इसकी तामीर करी है। ये तहजीब अवध, अवध कहते हैं लखनऊ को ही, तो ये है ये तहजीब अवध के लिए सुरमाए नाज, बच गया खाक के पर्दे पे ये मिट्टी का तलसुम, गु जमाने की हवा इसके लिए भी थी नासाज, इसके साये में गिरा ताज हुकूमत सर से, इसने देखा ये जमाने का नशीब और फराज। नशीब कहते हैं उतार को और फराज के माने होता है चढ़ाव, यानी यहाँ पर पहले ये नवाब हुआ करते थे, फिर उसके बाद में ये जो हुकूमत थी, ये
जाती हुई भी किसने देखा, यानी अच्छे दिन और बुरे दिन दोनों दिन किसने देखा, तो ये जो इमामबाड़ा है वो उसने देखा, क्योंकि वो वैसा का वैसा ही रहा। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि इस इमारत को फिरंगी कारीगरों ने नहीं बल्कि अपने वतन यानी कि हिंदुस्तानियों के कारीगरों ने ही बनाया है, और ये अवध की तहजीब का एक सरमाया है। अवध यानी कि लखनऊ की बात हो रही है। गो की जमाने की हवा इसके लिए साजगार ना थी, फिर भी खाक के पर्दे पर मिट्टी की ये इमारत महफूज रह गई। अवध के हुकूमत इसी इमारत के जेर तलस्सुत खत्म हुई। गोया इस इमारत ने जमाने के नशीब व फराज को अच्छी तरह देखा है, यानी जमाने के जो उतार चढ़ाव थे उसको इस इमारत ने अच्छी तरह से देखा है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि मिल गए खाक में सब उसके बसाने वाले, यानी इसको जो बनाने वाले थे वो सारे के सारे खाक में मिल गए, यानी वो खत्म हो गए, खाक में मिलकर दफन हो चुके हैं। कुछ शजर, शजर कहते हैं पेड़ को, तो कुछ पेड़ जो थे, कुछ शजर हाय कुहन अब हैं पुराने दमसाज, यानी जो बहुत पुराने पेड़ पौधे हैं वो कुछ बाकी रह गए और सारी चीजें अब फिर से नई आ चुकी हैं। क्या सरशाम उदासी का समा रहता है, दरो दीवार से कर जाती है रौनके परवाज, धूप उतरती हुई आंखों को ये दिखलाती है, दिल मजरू का हर खश्त में है सोज व गदाज। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि इस इमारत को बनाने वाले सभी खाक में मिल गए, यानी मिट्टी में मिल गए, दफन हो चुके हैं, अलावा कुछ पुराने दोस्तों के और दरख्तों के जो इस इमारत की तामीर के गवाह हैं। इस इमारत की अब हालात ये है कि शाम का वक्त आते ही चारों तरफ उदासी का समा बन जाता है और इसके दरो दीवार से रौनक परवाज कर जाती है। उतरती हुई धूप आंखों को ये एहसास दिलाती है कि ये किसी मजरूह दिल का सोज व गदाज है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि जिसके फैजान हुकूमत का करिश्मा है ये, उसके साये में है सोया हुआ वो खल्क नवाज, उसकी हिम्मत की बुलंदी है बुलंदी उसकी, उसके इखलाक की वसअत का निहा उसमें है राज। जब जियारत को मुहर्रम में बशर आए हैं, बशर यानी कि लोग, जो मुहर्रम में लोग जाते हैं इमामबाड़ा की जियारत करने, उसको देखने, चांदनी रात में आती है फलक से आवाज, फलक कहते हैं आसमान को। बेअदब पा मुंह आए जाकी अजब दरगाह अस्त, सजदागाह फलक व रोजा शहंशाए अस्त। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं कि जौहर एक ईंट में समाया हुआ है, जिसकी हुकूमत के ज़माने में इस इमारत की तामीर हुई, वो इसी के साये में अब्दी नींद सोया हुआ है, यानी जिन्होंने इसकी तामीर कराया नवाब आसिफउद्दौला की बात हो रही है, वो इसी में सोया हुआ है, यानी उनका मकबरा जो है यहीं बना हुआ है। ये तामीर उस नवाब की बुलंद हिम्मती का नतीजा है जिसके इखलाक का शहरा ज़माने में था। इस इमारत की जियारत को मुहर्रम के दिनों में लोग आते हैं तो चांदनी रात में एक आवाज़ सी आती है कि ए बेअदब यहाँ पैर मत रख, ये किसी नवाब का रोज़ा है। और ये हमारा लाश था, इसके बाद नहीं है। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो नवाब आसिफउद्दौला ने इमामबाड़ा बनवाया था उस पर जो नज्म लिखा है चकबस्त ने, जिनका पूरा नाम पंडित बृजनारायण चकबस्त है, तो उसकी मुकम्मल तशरीह हमें कैसे करनी है, ज़रूरी हवालों के साथ। और ये भी जाना कि नज्म किसे कहते हैं, इसके लग़वी माने क्या होता है और इसकी तारीफ अगर हमको करनी हो यानी इसका डिफिनेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखें। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं।
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।